नमस्कार, मैं हूं राकेश ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को। तो ये हमारी पॉलिटी सीरीज का लेक्चर थर्ड होने वाला है। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज, कमिटीज, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम टॉपिक को बेसिकली थ्रू एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा लंबा ये वीडियो रहने वाला नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है यहाँ पे कि हमारी टोटल जो शेड्यूल है वो है कितनी। तो टोटल जो शेड्यूल आपको देखने को मिलती है वो कितनी है? वो है 12। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली की अगर हम बात करें, ओरिजिनली कितनी थी, तो पहले 8 देखने को मिलेगी और अभी कितनी है? अभी है 12। तो इनको याद रखने के लिए जो एक छोटा सा कीवर्ड है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 के 12 शेड्यूल आपकी यहाँ पे लर्न हो जाएगी। तो देखो, टी से हो गया टेरिटरी, मतलब भारत की टेरिटरी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एम्लुमेंट्स एंड सैलरी, सैलरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, उनकी सैलरी में के बारे में अगर पूछा जाए कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो दूसरी वाली जो शेड्यूल है यहाँ पे मेंशन है। थर्ड जो देखने को मिलेगी वो है अफर्मेशन एंड ओथ। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को, जजेस को। ठीक है, थर्ड वाली में राज्यसभा के बारे में चौथी शेड्यूल में है। शेड्यूल्ड एरिया फिफ्थ शेड्यूल में देखने को मिलता है। देखो, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में एक चीज याद रखनी है कि किसके पास ये पावर है कि शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड है यहाँ पे कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, या शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे डिक्लेयर होते हैं, ये कौन होते हैं ये लोग, तो आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब हम उनको बोलते हैं जिनके खुद का अपना एक कल्चर होता है, खुद की ओरिजिनल एक लैंग्वेज भी होती है। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को या उस लोगों के समूह को बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाली जो शेड्यूल है यहाँ पे, सिक्स शेड्यूल। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सिक्स शेड्यूल में क्या है? अदर शेड्यूल्ड एरिया है। कहाँ पे इंप्लीमेंट है ये आपके 4 स्टेट देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के, जिनको ममता स्टेट बोलते हैं। कौन कौन से हुए? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन राज्यों के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहाँ पे इसका पूरा अधिकार रहता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो इसको कि अगर इन राज्यों के अंदर कोई मिनरल यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, तो उनके ऊपर ना सेंटर का अधिकार है ना स्टेट का अधिकार है। वो किसका अधिकार है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। मतलब इनके पास ऐसे राइट है कि ये अपनी लैंड को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं होगा इसके ऊपर। लद्दाख इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था कि सिक्स शेड्यूल के अंदर हमें ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख के जो लोग थे वो भी ये चाहते थे कि लद्दाख को लेकर डिसीजन जो है या उनकी जो रिसोर्स है उनके ऊपर जो डिसीजन है वो लद्दाखी जो पीपल है उनका ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अच्छा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये पावर किसके पास होती है कि किसी भी एरिया के बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाए तो ये गवर्नर के पास ये पावर होती है। फेडरल प्रोविजन की बात करें, 7 शेड्यूल, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। इसके अंदर 3 लिस्ट देखने को मिलेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट का मतलब है नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास है। स्टेट इंपॉर्टेंस के जितने सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर लॉ बना सकता है स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि दोनों लॉ बना सकते हैं, मतलब यूनियन भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। लेकिन दोनों के लॉ के अंदर अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, यूनियन का लॉ जो है वो ये माना जाएगा, बेसिकली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा कि जैसे ये जो यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर जो ओरिजिनली जो सब्जेक्ट थे और अभी कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब करंट कितने सब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो इनके अंदर जो ओरिजिनली जो सब्जेक्ट थे यूनियन के अंदर वो थे 97। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर थे 66। और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो 47 इनके ओरिजिनली थे। अभी कितने हैं? तो करंट तो हो गए यूनियन के अंदर 100 और 61 इस पे घटा दिए गए हैं। ठीक है, और 52 मतलब यहाँ पे समझो कि स्टेट लिस्ट से किधर ऐड कर लिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। इसी तरीके से जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट ये आपको देखने को मिलता है। एजुकेशन ये देखने को मिलेगा। ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे जिनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया गया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखो। 8वीं नेक्स्ट जो शेड्यूल है 8 नंबर की, ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। पहले कितनी थी? 14। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14 देखने को मिलेगी, है 22। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं तक 8 शेड्यूल मेंशन थी, मतलब 9, 10, 11, 12 ये वाली जो है ये समझ लो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनी है। तो पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है 1951 के अंदर। इस टाइम पीरियड पे इसको ऐड कर लिया गया। उसके बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है जो 1985 में हुआ। इस टाइम पीरियड पे डिफेक्शन लॉ आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि 10th शेड्यूल है। इसका सीधा सा मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी अगर बेसिकली चूज कर लेता है, अपना लेता है उसको, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है,
पंचायती राज ये आता है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर, ठीक है। और उसी तरीके से 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये भी आता है 1992 के अंदर, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इस तरीके से, मतलब ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी शेड्यूल किससे डील करती है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो शेड्यूल है बेसिकली इनको कब ऐड किया गया, 8 ओरिजिनली थी और इसके बाद आपको देखने को मिलती है इनको बाद में ऐड किया गया है। अब देखो, अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सी शेड्यूल डील करती है। अभी हमने पढ़ा 10th शेड्यूल, तो यहाँ पे देखो आपने ध्यान में क्या रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है, ये वाली जो शेड्यूल है ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन किसका, एमएलए, ठीक है, या फिर एमपी जो होते हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ग्राउंड क्या मेंशन किया गया है, ग्राउंड जो देखने को मिलता है, जैसे मैंने बोला कि पार्टी को ये अगर छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे समझो इसको कि कोई कांग्रेस का एमपी है, जीत के चला गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लेकिन बाद में उसने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हटा दिया जाएगा कि भाई टिकट लड़ा किसी और से, फिर पहुंच गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कई बार आपके दिमाग में आएगा कि ना ना ऐसा होता तो है, ठीक है, सपोर्ट तो देते हैं, जैसे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन एक होता है सपोर्ट देना, ठीक है। तो एक होता है सपोर्ट तो वो दे सकते हैं लेकिन पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, इनको हटाया जा सकता है अगर ऐसा काम इन्होंने यहां पे कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th शेड्यूल के बारे में बोला गया है कि किससे रिलेटेड, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, तो पी मतलब 11th और एम से था म्यूनिसिपैलिटीज, वो 12th शेड्यूल थी, तो 11th पूछा गया है, तो पंचायती राज से ये रिलेटेड देखने को मिलती है। पंचायती राज ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक देखने को मिलता है, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज इनको हम पढ़ेंगे, इनसे अलग से पढ़ेंगे। कमिटीज यहाँ से पूछी जाती है कि कौन कौन सी कमेटी इनसे रिलेटेड थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी शेड्यूल के अंदर मेंशन है, तो ये आपको देखने को मिलती है 8th शेड्यूल के अंदर। ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5th शेड्यूल डील्स विद ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल हमने पढ़ा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, ट्राइबल एरिया बेसिकली उससे जो डील करने वाली जो शेड्यूल है वो 5th है। 6th जो है ये अदर शेड्यूल्ड एरिया से डील कर रही है और नॉर्थ ईस्ट के पूछा गया है। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि भाई कितने स्टेट हैं, हमने पढ़ा कि ममता स्टेट है, ठीक है, 4 स्टेट है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ये देखने को मिलती है, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। थर्ड, 6th शेड्यूल अप्लाई ऑल स्टेट, नहीं हमने पढ़ा ये 4 ही स्टेट के अंदर अप्लाई है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ। 4th शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ द सीट, राज्यसभा, बिल्कुल राज्यसभा से डील करती है, यही हमने पढ़ा। 7th शेड्यूल कंटेन्स 3 लिस्ट्स, तो 7वीं शेड्यूल जो कि फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है, 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ये भी ठीक है। ओनली स्टेट कैन मेक लॉस ऑन दी कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं हमने पढ़ा कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉ बनाने की जो पावर है वो यूनियन और स्टेट इन दोनों के पास देखने को मिलती है। अगेन तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हु डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दी 10th, हाँ देखो अब हमने पढ़ा यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज ये कहाँ पे मेंशन है, ये है 10th शेड्यूल में, लेकिन डिसाइड कौन करेगा यहाँ पे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन एमपीज और एमएलए को किया जाए, तो प्रिजाइडिंग जो बेसिकली यहाँ पे देखो देखो अब यहाँ पे 10th शेड्यूल हमने पढ़ा, एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, तो चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस, मतलब प्रिजाइडिंग जो प्रिजाइडिंग, ठीक है, ऑफिसर जो आपको देखने को मिलता है ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है जैसे मान लो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हुआ, तो स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर आपको देखने को मिलता है, तो स्पीकर एंड चेयरमैन, स्पीकर हो गया लोकसभा के अंदर और चेयरमैन होता है राज्यसभा के अंदर। ये डिसाइड करते हैं कि अगर दो तरीके से यहाँ पे अगर पार्टी छोड़ रही है और दूसरा यहाँ पे एक होता है विप, ठीक है, विप, अगर पार्टी विप का मतलब होता है कि भाई एक पार्टी एक ऑर्डर इशू करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपको पता है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कुछ बिल जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, उनको पास करवाने की भी बात की जा रही थी, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो फेल हो जाते हैं, वहां पे उनको प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो पाता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी उसके अंदर। विप का मतलब है फाइनल ऑर्डर, जो कि निकाला किसने, पार्टी ने बोला सभी अपने मेंबर को कि हाउस के अंदर आ जाना है, हमने इस बिल के लिए वोटिंग करवानी है कल। अगर मान लो 100 मेंबर थे यहाँ पे, ठीक है, उसमें से 99 तो आ गए लेकिन एक बंदा नहीं आ पाया, उसने बोला कि छोड़ो क्या जाना, मैंने वोट ही नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बंदा है इसको भी क्या किया जा सकता है, इस 10th शेड्यूल के अंदर हटाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये पार्टी की बात तो मान ही नहीं रहा है, इसका मतलब उस पार्टी के हिसाब से तो चल नहीं रहा है, हो सकता है किसी दूसरी पार्टी के साथ ये मिला हुआ हो, ठीक है। तो
चाहे वो 10th शेड्यूल के अंदर यहाँ पे पार्टी अदला बदली कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये आया है 1985 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद आता है ये, क्योंकि हरियाणा का एक बंदा होता है, वो क्या करता है, इस टाइम पीरियड पे 15 दिन के अंदर 4 पार्टीज जो है वो बदल देता है। गयाराम नाम होता है उसका। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है, वो बोलता है कि भाई क्या चल रहा है, आया राम गया राम, 15 दिन के अंदर 4 पार्टियां बदल दी उस बंदे ने। तो फिर पार्लियामेंट को बताया कि भाई कुछ लॉ इसके ऊपर होना चाहिए कि इन फ्यूचर कोई अगर ऐसा करे तो उसकी मेंबरशिप जो है वो सीधी सीधी यहाँ पे खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अगर 10th शेड्यूल के अंदर है तो डिसाइडेड बाय दी स्पीकर और चेयरमैन। और ऐसे भी आपको देखने को मिलता है कि 102 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 102, ये भी आपको देखने को मिलता है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है वो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारी की सारी चीजें कि अगर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग है तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, और अदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें चाहे वो 102 हो, 191 आर्टिकल हो, तो ये डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट है 6th शेड्यूल के बारे में, अगेन यहाँ पे पूछा गया है कि इट कंटेन्स द प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिल्कुल यही है, ममता स्टेट हमने पढ़ा था। गवर्नर हैज पावर टू ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल हमने यही पढ़ा था कि गवर्नर के पास ये पावर होती है, तो बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। अब देखो ये मैच करने के लिए क्वेश्चन है, शेड्यूल 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आंसर है आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट में देना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।